तो आज हमने ब्रॉन्ज एज के कोलैप्स के बारे में बात करनी है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमने समझना है कि वाई इज आर वी स्टडिंग दिस, ठीक है। और हम ये किस जगह की बात कर रहे हैं। एक तो ये एक टाइम पीरियड समझने के लिए जहन में रखें कि हजरत नूह के सैलाब के बाद, जो हजरत नूह के दौर में सैलाब आया था, उसके बाद ये वाक़यात जो हो रहे हैं उसको हम जो एज स्टार्ट होती है हजरत नूह के बाद, उसको हम ब्रॉन्ज एज का नाम देते हैं। उसमें ब्रॉन्ज एज के जो हिस्से हैं, हम उसका सबसे लास्ट पार्ट करेंगे। उसकी पार्ट्स के बारे में कुछ मैं डिटेल आपको जरूर दूंगा के लिए। इस मैप पे जो ग्रीन एरियाज है ना जितने, वो हमारे रेलिवेंट एरिया था। और वो उधर भी मामला बहुत चल रहे थे, ऑब्वियसली हजरत इब्राहिम ने भी सफर किया था उधर एंड सो ऑन, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। सेम गोज फॉर द जो ब्लू एरिया है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का इलाका है, और जो रेड एरिया वो चाइना का इलाका है। ये सारे ब्रॉन्ज एज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे ये एरियाज, लेकिन ये हमारी स्टोरी से रेलिवेंट नहीं है। तो हम इसको प्राइमरली इस ग्रीन एरियाज को फोकस करेंगे। इन जो स्पेशली ये जो लाइट ग्रीन एरियाज, एक तो डार्क ग्रीन और एक पैरेट ग्रीन है, जो लाइट ग्रीन एरिया था उनके बारे में हमारा मेन आज हिस्ट्री का लेक्चर में फोकस होगा। अब जरा ब्रॉन्ज एज को समझने से पहले ना, अ, एक इसका ये है कि तो हमने इसको स्टडी करने का कि इन ब्रॉन्ज एज ना बहुत सारे नबी जो है वो ब्रॉन्ज एज के अंदर हैं। एक्सेप्शन में ये है कि हजरत मूसा, हजरत ईसा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ब्रॉन्ज एज में नहीं आए। उससे पहले जो नहीं, हजरत यूसुफ हो गए, हजरत इब्राहिम हो गए, हजरत मूसा हो गए, ये सारे नबी ब्रॉन्ज एज के दौर के अंदर ही आए। और अब जब हम नबियों की कहानी कुरान पाक में पढ़ते हैं ना, तो हमें लेआउट नहीं समझ आ रहा होता इस सेंस में कि ये वाकयात हम इमेजिन नहीं कर पाते ना कि दुनिया में उस टाइम क्या हो रहा था। तो ब्रॉन्ज एज को स्टडी करने से हमें ना एक इमेजिनेशन पैदा हो सकती है, हमें आइडिया होगा कि माम की इमरजेंस हुई तो क्या हो रहा था, दुनिया का क्या हालात थे तब। और उसके बाद ये है कि वही फर्स्ट टेम्पल बना, ताबूत सकीना की सारी कहानी, एवरीथिंग जो है वो आपको उसका बैकग्राउंड सारा समझ आ रहा होगा, बिकॉज आपको पता है कि किस जगह पे मामला था। तो ये तो हमारा मेन पर्पज है बिहाइंड स्टडिंग ऑन। और दूसरा ये है कि एक हमने सवाल का जवाब ढूंढना है आज के इस सारे सेशन में, जो कि हम बिल्कुल एंड पे जाके इसको डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जो ब्रॉन्ज एज की वर्ल्ड थी और ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी, वो आज की दौर की सिविलाइजेशन और आज की दुनिया से कितनी सिमिलर, ठीक है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है जो हमने इंशाल्लाह इसका आंसर ढूंढा। अब ये है कि सबसे पहले ब्रॉन्ज एज को समझने के लिए हमें सिविलाइजेशन का आइडिया लेना पड़ेगा। होता ये था पुराने वक्तों में कि इंसान एग्रीकल्चर इतने लार्ज स्केल पे नहीं किया करते थे। बट जब लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ ना, तो उससे ये होने लग पड़ा कि अब फूड का सरप्लस बनने लग पड़ा। फूड के सरप्लस से मतलब ये है कि अब आपके पास एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल होता था, और एक बंदा कितने लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस कर पाता था। इससे पहले ये था कि आप एक बंदा है वो अपनी फैमिली को सिर्फ खाना दे सकता है, बिकॉज वो शिकार कर रहा है and so on। लेकिन अब ये है कि वो क्योंकि एक फसल लगा रहा है तो उसमें कितने लोगों को वो फीड कर सकता है। इससे क्या होता है, सरप्लस बनता है, इससे एक्स्ट्रा फूड बनता है, स्टोरेज में फूड जाता है, और आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं। जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो फिर आपको एक तो हिजरत करने की जरूरत नहीं पड़ती, माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक जगह पे सेटल होकर अपना फार्म लैंड वहां बना सकते हैं, वहां पे अपना एक विलेज सा बना सकते हैं। तो आपको मूव नहीं करना पड़ता। वरना ये था कि अगर आपने एक जगह पे काम कर लिया, एक जगह पे आपने शिकार कर लिया एंड आप फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एंड सो ऑन। लेकिन अब ये वाला इशू नहीं रहा, बिकॉज एग्रीकल्चर आ गया और इस स्केल पे हो रहा। तो इससे ये फायदा हुआ कि अब विलेजेस आबाद हुए। वो विलेजेस इवेंचुअली सिटीज की शक्ल ली उन्हें, विलेजेस ने पहले टाउन्स बने और फिर टाउन से वो सिटीज बने, और सिटीज से बनते बनते वो बड़े बड़े किंगडम्स तक की उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना। अब ये है कि ये जब किंगडम्स बने और बड़े एम्पायर्स बने, तो इनको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन की और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, बट प्राइमरली डेफिनेशन हम इसको यही रखेंगे कि सिविलाइजेशन ये जो है ये इन कौमों की, जब इन्होंने एग्रीकल्चर किया तो इन्होंने शहर आबाद किया, और इवेंचुअली मल्टीपल शहर आबाद होते थे, बड़े बड़े सिविलाइजेशन के एरियाज बन गए। अब ये सारे एरियाज जो थे ना, ये सब एरियाज नियर रिवर्स। बिकॉज इश्यू ये था कि आपने फसलों को पानी देना है, और उस दौर में कोई वाटर टैंक और इस तरह का सिस्टम तो नहीं आप बना सकते थे। तो आपको फसलों को पानी देने के लिए आपको रिवर के पास होना जरूरी था। फसल ही की वजह से तो सिविलाइजेशन बन गई। तो आपको ये रिवर्स के करीब ये सिविलाइजेशन इमर्ज होती, जहाँ पे भी दुनिया में इमर्ज हुई वहाँ पानी, वहाँ पे रिवर्स थे। बिकॉज ये रिवर्स के थ्रू, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ये चैनल्स बना सकते थे और ये अपनी फसलों को पानी दे सकते थे। और इस सारे सिस्टम को हम इरीगेशन सिस्टम कहेंगे। इरीगेशन मतलब पानी देना इन अपनी फसलों को। अब ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, और इनको हम रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं।
और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इमर्ज हो रही थी, जिस तरह मैंने पहले आपको मैप के ऊपर दिखाया। और प्राइमरली ये रिवर्स के ऊपर इमर्ज हुई। जैसे कि जो पाकिस्तान में इमर्ज हुई थी और इंडिया वाली साइड पे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो रिवर इंडस पे इमर्ज। उसी तरह जो इजिप्ट के अंदर इमर्ज हुई वो नील के ऊपर, दरिया नील के ऊपर इमर्ज हुई, जो कि यहाँ पे इमर्ज हुई। और उसके बाद ये है कि जो आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो भी रिवर्स के दरमियान इमर्ज होगी, एंड सारी सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर के ऊपर आएंगी या सी से उनका लिंक होगा किसी तरीके से, बिकॉज एक ना एक सिनेरियो में तो होता है। और इस तरह इन सिविलाइजेशन ने फिर तरक्की की, दे बिकेम स्ट्रॉन्गर सिटीज, फिर इन्होंने ट्रेड की एक दूसरे के साथ, इन्होंने राब्ते कायम किए, और इन्होंने एक किस्म का एक खुलिया ऐसा ले लिया इन द वर्ल्ड कि ये एक फैमिली सी बन गई। एक सिंगल फैमिली, एक सिंगल सिविलाइजेशन बन गई। इस तरह सिविलाइजेशन सिंगुलर नहीं बनी कि ये एक ही कौम थी, या एक ही गवर्नमेंट थी, या एक ही इनका रूलर था, या एक ही जुबान बोलते थे। नहीं, ये जुबानें भी डिफरेंट बोलते थे, इनके रूलर्स भी डिफरेंट थे, इनकी गवर्नमेंट के सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन ये एक दूसरे से इस लेवल की कनेक्टिविटी इन सब में आ गई, इन कौमों के अंदर, कि ये एक फैमिली की तरह बने। बिकॉज इनके दरमियान ट्रेड हो रही थी, इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा था, इनके दरमियान डिप्लोमेसी होती थी शादियों की शक्ल में। तो उससे ये कि क्रॉस बहुत पैदा हुआ, इन स्पेशली इन ग्रीन एरियाज में जितने आपको नजर आ रहे हैं, तो बड़े ही वेल कनेक्टेड हो गए। और ये जो है ये हमारी मेन ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन ने अपना शक्ल ली। अब इधर एक और बात बताना जरूरी है कि एक तो ये एक फैमिली का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन है जरूर पूछ लें कि ये एक फैमिली किस तरह मैं इनको कह रहा हूँ, ये एक देखने का तरीका ही है। और एक फैमिली का ये भी है कि ये ईस्टर्न एरिया में हो रहा है, बिकॉज पहले वेस्ट नहीं था, पहले ईस्ट था। जितना ये ग्रीन में नजर आ रहा है ये ईस्ट की साइड पे, क्योंकि ये कौन सा इलाका है, ये मिडल ईस्ट का बेसिकली इलाका है। इस इलाके का एक स्पेशल नाम भी था पुराने जमाने में, इसको लेवेंट कहा जाता था, Levanti, लेवेंट। लेवेंट का मतलब है, लेवेंट एक इटालियन वर्ड से निकला है, लवांटे से। और लवांटे का मतलब है टू राइज, ठीक है, उठना। उठने से ही मतलब ये है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है। सो बट द टर्म इज डिस्क्राइब कि सूरज ईस्ट से निकलता है, तो ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन का अरूज था, उनकी राइज का वक्त, जो ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए लेवेंट का नाम इस जगह को दिया गया, इस सारे ग्रीन एरिया को लेवेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें ईस्टर्न सिविलाइजेशन का रूज था, इधर से ही सूरज निकलता था, इधर से ईस्टर्न सिविलाइजेशन का रूज था। जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के दौर में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम कहते हैं ना, कि वेस्ट ने तरक्की कर ली, उस दौर में कहते थे ईस्ट ने तरक्की कर ली। ये डिफरेंस था। ये तकरीबन हम किस दौर की बात करें, आज से 4,000 साल पुरानी बात करें, जब ईस्ट तरक्की कर रहा था और वेस्ट में तो कुछ नहीं उस तरह की यू नो डेवलपमेंट नहीं चल रही। तो ईस्ट की तरक्की का ये दौर था, तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन का रूज था। अब इसमें इसको लेवेंट का नाम भी दिया जाता है सारे ग्रीन एरिया को। इसको एंशियंट नियर ईस्ट भी कहा जाता है, वो ईस्ट से ताल्लुक है इसका। या इसको मिड ईस्ट भी कहा जाता है। एक तो मिडिल ईस्ट टर्म है ना, वो नहीं, मिड ईस्ट, मिड ईस्ट। तो इसका ये भी नाम था, तो इसका तीन चार नाम है। मोस्ट कॉमन नेम इसका लेवेंट है, बिकॉज वो ज्यादा सेंस बनती है कि अरूज राइज की तरफ जा रहा है इसका, इन सिविलाइजेशन का। तो ये सिविलाइजेशन की अभी तक आपको समझ आई, या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है। और ये बेसिकली जितनी थी ना ये दरमियान में इन सिविलाइजेशन के जो वाइट एरिया, ये मेडिटेरेनियन सी का इलाका है। तो ये मेडिटेरेनियन सी, ये जितना वाइट एरिया सेंटर में नजर आ रहा है ग्रीन के एरिया में, ये मेडिटेरेनियन सी है, समंदर है। सो इससे ही लिंक्ड है, इनको मेडिटेरेनियन रीजन ही कहा जाता है इन सारे इलाकों। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, विदाउट अ डाउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जब ये सिविलाइजेशन की मैं बताई तरक्की हुई, ठीक है, इन 4,000 ईयर्स को इन्होंने बड़ी अपनी तरक्की देखी, और इनका ईस्ट का राइज था। और एक और बात कि हम कहते हैं ना इस्लामिक सिविलाइजेशन भी एक टर्म यूज करते हैं। सो मैं सेंस ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस्लामिक सिविलाइजेशन कितनी एरिया में स्प्रेड है, लेकिन हम उसको इस्लामिक सिविलाइज, और एक गवर्नमेंट भी नहीं है, बट उसको हम डिस्क्राइब ये करते हैं कि वो एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है पूरी, पुराने वक्तों में भी, जब किंगडम्स में डिवाइड हो गए थे ना इस्लामिक वर्ल्ड। तो इसलिए यह है कि इस तरह मैं इनको एक फैमिली कह रहा हूँ, जैसे ये एक सिविलाइजेशन है, जैसे कि हम वेस्ट का। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये है कि जब इनका रूज हुआ, एंड देन इवेंचुअली टाइम गुजरता गया। 2000 बीसी की हम बात करें, जो कि आज से 4,000 साल बनेंगे, बिकॉज 2,000 साल ये वाले और फिर 2,000 साल बीसी वाले, सो 4,000 साल पुरानी बात करें, तो 2000 बीसी से टाइम पीरियड शुरू हुआ, ब्रॉन्ज एज के एंड वाला दौर। और चलता गया फ्रॉम 2000 टू 1900, और फिर 1800, 1700, ये बीसी का दौर चल रहा था, 1500। और फिर चलते चलते आखिरकार हम पहुंच जाते हैं 1200 बीसी में। जब हम 1200 बीसी में पहुंचते हैं, तो सडनली
फ्रॉम 1200 बीसी टू रफली 1100 बीसी से भी पहले पहले, सो लेस देन 100 ईयर्स में ये सारी सिविलाइजेशन जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है सब कुछ तबाह हो जाता है। और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है वो सडनली कोलैप्स कर जाती है। और जब वो सडनली कोलैप्स करती है तो एक ऐसी दुनिया की एकदम दुनिया की पूरी रुख चेंज होता है। और वो रुख ये चेंज होता है कि एक ऐसी डार्क एज इसके बाद शुरू होती है, ब्रॉन्ज एज के बाद, जिसमें कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होती, जिसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं होती, जैसे हमने बात की। कोई जो चीजें बनती हैं उनकी क्वालिटी गिर जाती है उन चीजों की। बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं बिल्ड होते। कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं होती इन जगहों पे। और लिटरेसी रेट बिल्कुल ही गिर जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता इस दौर में। बहुत ही कम राइटिंग होती है, बहुत ही कम लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं। और ऐसी एक डार्क एज के अंदर हम चले जाते हैं। लेकिन इस डार्क एज तक जाने के लिए और इस ब्रॉन्ज एज को सडन क्लैप्स जिसके बारे में मैंने बताया जो 1200 बीसी से 1100 बीसी के दौरान हुआ है, उसको समझने के लिए पहले हमें ब्रॉन्ज एज को, अब हमें आइडिया तो हो गया कि ब्रॉन्ज एज क्या है, लेकिन हम उसकी सिविलाइजेशन को सबसे पहले स्टडी करेंगे। बिकॉज मैंने बताया बहुत सारे ग्रुप्स जो ग्रीन में हमें नजर आए, हम उनको बारी बारी एक एक करके समझने की कोशिश करें। हमारे सबसे, और इसमें यह है कि चार ग्रुप्स ऑफ पीपल है मेनली। मैंने बताया और भी ग्रुप्स हैं बट चार हमारे लिए इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है मेसोपोटेमियंस। मेसोपोटेमियंस का जो सिविलाइजेशन था वो दरियाए फरात, यूफ्रेटिस जिसको कहा जाता है, और रिवर टाइग्रस के दरमियान आता है। ठीक है। जितना वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है ना जो स्किन में, वो रिवर टाइग्रस और यूफ्रेटिस के अंदर वाला एरिया, इसको मेसोपोटामिया का इलाका कहा जाता है। और ये इन्होंने बड़ा अच्छा मैप पे दिखा दिया कि ये इराक और सीरिया का इलाका है मेनली। तो मेसोपोटामिया का इलाका इस सारे इलाके को कहा जाता है। तो मेसोपोटामियन एक सिविलाइजेशन नहीं थी, इस इलाके को मेसोपोटामिया कहा जाता था। बिकॉज मेसोपोटामिया का मतलब है एक ऐसा एरिया जो दो रिवर्स के दरमियान। तो ये दोनों रिवर्स ही हैं, टाइग्रस और तो ये उन दोनों के दरमियान जगह पाई जाती है। और इस जगह पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आए थ्रू आउट हिस्ट्री जो यहाँ पे आके सेटल हुए। और हम बड़ा ब्रीफली उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये था कि अब ये जरा हम इधर जूम इन कर रहे हैं इसके बिल्कुल एंड पे, मेसोपोटामिया के जहाँ पे रिवर्स मिल रहे हैं, तो वो ये वाला एरिया, ये येलो में जो आपको नजर आ रहा है। मेसोपोटामिया का एक हिस्सा नॉर्थ में है, एक हिस्सा साउथ में, जो कि आपको उसके एरिया से समझ आ गया होगा। जो साउथ में एरिया था ना, वहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको सुमेरियंस कहा जाता है। और इसको आपको नजर आ रहा होगा कि सूमर हमने जगह का नाम रखा है। सूमर एक जगह थी, वहां पे आके सेटल हुए और ये साउथ में आके मेसोपोटामिया के रहने लग पड़े। ये सुमेरियंस इनको कहा जाता है। सुमेरियंस जो थे ना, ये बड़े ही, ये तकरीबन 6,000 साल पहले, तो हम 4,000 साल पुरानी हिस्ट्री की बात करें, लेकिन हम और पीछे जाते हैं कि सुमेरियंस बहुत ही पुराने, ये 6,000 साल पहले आए और ये यहाँ पे आके सेटल हो गए मेसोपोटामिया के साउथ। इन्होंने, इनके लिए मेजर, इन्होंने बहुत तरक्की की और इन्होंने इस तरह के टेम्पल्स बिल्ड किए। इन टेम्पल्स को जिगरेट्स कहा जाता है। इन्होंने टेम्पल्स बनाए, जिगरेट्स बनाए, और इनमें आग की पूजा होती थी और इनके डिफरेंट खुदाओं की पूजा होती थी। तो जब हम बात करते हैं ना कि हजरत इब्राहिम के दौर में आग की पूजा हो रही थी एंड सो ऑन, तो आप इमेजिन करें ये यही जगह, यही टेम्पल्स थे, यही इनके इर्द गिर्द हजरत इब्राहिम का रहने का, ये क्योंकि हजरत इब्राहिम भी निकले थे। वो बहुत आगे जाके हिस्ट्री में निकलेंगे, लेकिन हजरत इब्राहिम सूमर वाले इलाके से ही निकले थे। सूमर के इलाके में, अगर ये आपको नजर आ रहा हो, सूमर के एस के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे उरुक लिखा हुआ है, URUK, उरुक। हजरत इब्राहिम उरुक से थे, उरुक में रहते थे और वहां से फिर उन्होंने इवेंचुअली हिजरत भी की थी और यहाँ से उनको कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम यहाँ पे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एरिया। उसके बाद क्या होता है, 6,000 साल पहले तो सुमेरियंस आते हैं। उनके तकरीबन थोड़े, मतलब 1,000 साल बाद, थोड़े साल से नहीं, 1,000 साल बाद एक और ग्रुप ऑफ पीपल आता है जो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में आके सेटल होता है। उनको हम कहते हैं अकेडियन। तो अब साउथ में कौन है, सुमेरियंस। नॉर्थ में है अकेडियन। तो ये अकेड का जो एरिया इन्होंने लिखा हुआ है AKKAD, अकेडियंस यहाँ पे आके सेटल हो गए। और ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, अकेडियंस जो थे। और इन्होंने स्पेशली, इनकी भी लैंग्वेज थी, तो अकेडियंस अकेडियन बोला करते थे और सुमेरियन सुमेरियन बोला करते थे। सुमेरियंस के बारे में एक बात जो मैंने ऐड कर लूँ, वो ये है कि सुमेरियंस जो है ना, वो अपने क्ले टैबलेट्स पे या स्टोन टैबलेट्स पे लिखा करते थे, बिकॉज उनको बड़ी अच्छी आदत थी राइटिंग करने लिखने की भी, और ये रिकॉर्ड्स रखते थे हर चीज़ के। सो ये जो लैंग्वेज यूज करते थे, जो अल्फाबेट्स का वो एक कहते हैं स्क्रिप्ट यूज करते थे, उसको क्यूनिया फॉर्म कहा जाता है। ये जो लाइन में आपको बेंड नजर आ रहे होंगे ना क्ले टैबलेट के ऊपर, ये जो बेंड हुए हुए हैं और अंदर जो डीपली लाइंस बनी हुई है, इसको क्यूनिया फॉर्म टेक्स्ट कहते हैं। ये जितने क्ले टैबलेट्स हैं, जो सुमेरियन टैबलेट्स, इनका नाम सरसाइल भी लेते हैं, ये वो सारे टैबलेट्स क्यूनिया फॉर्म में लिखे गए थे और वो इसी तरह के हैं टैबलेट सारे, वो सुमेरियंस ने जो लिखे।
और ये उसमें से चंद टैबलेट्स बचे हैं, बाकी तो गायब कर दिए। अब ये अकेडियंस का दौर है, और अकेडियन एम्पायर की कुछ ये है कि उन्होंने पूरा अपनी इवेंचुअली ताकत में आके उन्होंने बिल्ड, तो सुमेरियंस ने उनका मैंने बता दिया, और अकेडियंस ने नॉर्थ में करते करते उन्होंने पूरे मेसोपोटामिया के इलाके पे जो रेड में आपको नजर आ रहा होगा, सारे एरिया को कैप्चर कर लिया, और बड़ी ही पावरफुल ये एक बन गई पावर। फिर हुआ ये कि आफ्टर सुमेरियंस एंड अकेडियंस एक और ग्रुप ऑफ पीपल है मेसोपोटामिया के अंदर ही, उनको हम कहते हैं सीरियन। सीरियंस आए, और सीरियन के साथ साथ एक और ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको बेलोनियंस कहा जाता है। तो ये एक ही टाइम में मेसोपोटामिया के अंदर आ, ये वही रिवर्स है जो नाइल, ये उसका एरिया मेसोपोटामिया का इलाका है। और इसमें नॉर्थ में पहले क्या थे, अकेडियंस, और साउथ में थे सुमेरियंस, और अब क्या हुआ, नॉर्थ में आगे सीरियंस और साउथ में आगे बेबीलोन। और सीरियंस इसलिए थे क्योंकि वो असूर के इलाके में थे, और बेबीलोनियंस इसलिए थे क्योंकि बेबीलोन से थे, तो उनकी मेन उन्होंने यहाँ पे पढ़ा जो पर्पल में आपको नजर आ रहा हो। सो जो सुमेरियंस का इलाका था उस पर इवेंचुअली बेबीलोनियंस ने आके हुकूमत की, और जो अकेडियंस का इलाका था वहां पे सीरियंस ने आके हुकूमत की। और ये भी दोनों मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो अभी तक हमने 4 मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर ली। सबसे पहले थे सुमेरियंस, उनके बाद आए अकेडियंस, फिर आए सीरियंस, और फिर साथ ही बेबीलोनियंस उनके साथ आ गए। और ये सीरियंस और बेबीलोनियंस की कुछ खास बनती नहीं थी, ये लड़ते रहते थे हर टाइम, ये जो पर्पल और ग्रीन में दोनों ग्रुप्स हैं ये लड़ते थे। और इन्होंने एक दूसरे को बड़ा पुश बैक एंड फोर्थ बहुत इनकी चली, दोनों ग्रुप ऑफ पीपल। और ये ब्रॉन्ज एज की हमारी पहली सिविलाइजेशन है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? जरूर भाई, ये जो लास्ट है ना, सीरियंस और बेबीलोनियन, ये कैसे सेटल हुए नॉर्थ में या साउथ में, ये दोबारा जरा बता दे। ये जो पहले तो सुमेरियंस और केडियंस थे, उनके बाद एक और ग्रुप ऑफ पीपल इमर्ज हुए जो कि सीरियंस थे, जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं। और ये उसी जगह पे हम्म। सेटल हुए जहाँ पहले केडियंस नॉर्थ में हुकूमत करते थे, तो वहाँ सीरियन सेटल हो गए। और उसके थोड़े अरसे बाद बेबीलोन से निकले बेबीलोनियंस, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और ये बेबीलोन की तस्वीर भी है, तो पेंटिंग है पुराने दौर की, और उसमें ये है कि बेबीलोनियंस भी इमर्ज हो, और उन्होंने ये जो पर्पल में हमें नजर आ रहा है वो यहाँ पे सेटल हो गए साउथ में। तो ये दोनों ग्रुप्स ऑफ पीपल मेसोपोटामिया के ही इलाके में, वही इलाका जिसके बारे में हमने बात की, इसी इलाके में हो रहा है सब। दरियाए फरात और टाइग्रिस के दरमियान ही सारा कुछ चल रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है। यानी और अगर अकेडियंस इसको के बड़े मैप पे अगेंस्ट देखा जाए, बेबीलोनियंस आ गए कि हाँ असीरियंस? दोनों एक ही टाइम में पावर्स आ गई। नहीं, नॉर्थ और बेबीलोनियंस साउथ और के लिहाज से सीरियंस तुम दोनों देखे आ थे। गए। हाँ हाँ, नॉर्थ में आ गए सीरियंस और साउथ में आ गए बेबीलोनियंस, एक ही टाइम में दोनों ने अपना, पहले ठीक। सीरियंस आए थे फिर बेबीलोनियंस आ गए, ये दोनों एक ही टाइम में मौजूद थे इसके ऊपर। सही सही। ये जो ग्रीन एरिया ना, पैरेट ग्रीन में आपको नजर आ रहा है मैप के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, पैरेट हाँ ग्रीन जी। वाला इलाका, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, हमने ये कवर कर लिया सर। ये है मेसोपोटामिया की हिस्ट्री का एरिया, जो हमारी पहली सिविलाइजेशन है और पहला प्लेयर है ब्रॉन्ज एज। अब हमारे दूसरा जो ग्रुप है वो सबसे फेमसली नोन है, वो है हमारे इजिप्शियंस। और इजिप्शियंस जो हैं उनकी हिस्ट्री जो है वो सारी, वो भी एक रिवर के ऊपर है, वो दरियाए नील है जिसको रिवर नाइल कहा जाता है, वो उसके ऊपर उनकी सिविलाइजेशन सारी बिल्ड हुई है, ये येलो में यहाँ आपको नजर आ रही होगी। और इजिप्शियंस जो थे ना, उनका ये था कि उन्होंने, उनका जो किंगडम है ना, उनकी हिस्ट्री है वो किंगडम्स में डिवाइडेड है। एक उनका सबसे पहले ओल्ड किंगडम था, फिर उसके बाद मिडिल किंगडम था, और फिर न्यू किंगडम। जो सबसे लेटेस्ट था उनका न्यू किंगडम। और इस तरह, और ये इवेंचुअली किंगडम्स, जब एक ओल्ड किंगडम खत्म हुआ तो उसके बाद एक दौर आया जहाँ पे इजिप्शियन एक हुकूमत नहीं बना सक रहे थे, उसको हम इंटरमीडिएट पीरियड कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वहाँ पे कोई एक किंगडम नहीं। तो इस तरह के दौर चल रहे थे इनके। तो न्यू किंगडम हमारा जो दौर इंपॉर्टेंट है वो सबसे इनका आखिरी दौर है, जो कि न्यू किंगडम का दौर है, इजिप्शियन का न्यू किंगडम, जो लास्ट दौर था उनके आखिरी किंगडम। और जो इजिप्शियंस थे, क्योंकि नाइल को ये बहुत ही, इनको नाइल इनके लिए बहुत ही खास था, दरियाए नील जो था ये उसको बड़ा स्पिरिचुअली भी समझते थे इम्पोर्टेंट। और नाइल की जो खासियत थी, जो कि मेसोपोटामिया में दरियाए फरात की नहीं थी, वो नाइल की यहाँ पे खासियत ये थी कि नाइल जो है ना वो फ्लड करता था रेगुलरली। फ्लडिंग रेगुलरली करने से होता था कि हमने शुरू में बात की कि रिवर्स के थ्रू पानी दिया जाता था फसलों को, तो फसलों को पानी देने में बहुत आसानी, नेचुरली पानी दिया जाता था। एंड जब उस टाइम में सीजन के जहाँ पानी चाहिए होता था फसल को, वहां पे नील रिवर नाइल से वो फ्लड कर जाता था, उससे फसलों को पानी मिल जाता था, इसलिए फार्मर्स को काम कम करना पड़ता था। और इसी वजह से जितने भी आपको सिटीज मिलेंगे, इजिप्शियन सिटी, चाहे वो गीजा हो, चाहे वो आपका कायरो हो, चाहे वो आपको थीब्स और ये जो जगहों के नाम लिखे हुए हैं, जितने एरियाज हैं वो सारे रिवर नाइल के करीब बने। और एक और बात क्लियर कर दूं कि रिवर नाइल का जो ये निचला हिस्सा है जहाँ ये नूबिया लिखा हुआ है ना, ये अपर नाइल है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको लोअर नाइल कहते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लगता है क्योंकि हम कहते हैं कि अपर वाला अपर पार्ट होना चाहिए और ये लोअर होना चाहिए, बट ये है कि नील जो है ना वो फीका से आ रहा है,
और यहाँ पे वो समंदर में के अंदर जाता है बिल्कुल इस पॉइंट पे। सो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, नूबिया वाला हिस्सा, उसको हम अपर नाइल कहते हैं। और जो निचले ये वाला जहाँ से समंदर को जाता है उसको हम लोअर नाइल कहते हैं। और नाइल दो हिस्सों में डिवाइडेड। और सारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसी एरिया पे बेस की जाती है अराउंड। और इनका जो न्यू किंगडम है वो एग्जिस्ट करता है 1550 बीसी से लेके 1100 बीसी तक। थोड़ी सी डेट्स दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस दौर में, हम अभी 1500 बीसी के अंदर हैं। आज से तकरीबन 3500 साल पहले की बात है। ठीक है। इसी दौरान इस इजिप्ट के अंदर हजरत यूसुफ की कहानी भी टेक प्लेस करती है। हम आगे जाकर उसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल, मेंशन करेंगे उसको भी। लेकिन हजरत यूसुफ की कहानी अराउंड 1500 बीसी यहीं पर होती है, यानी जिस दौर की न्यू किंगडम के अंदर हजरत यूसुफ की कहानी का उनकी स्टोरी यहाँ पे टेक प्लेस करती है। उसके बाद हमारे पास एक और ग्रुप आ जाता है जो कि जिनके बारे में हमने पहले भी एक दफा डिस्कस किया था, वो है हमारे ग्रीक्स। जो ग्रीक्स थे ना, यहाँ इस मैप पर अगर देखा जाए तो ग्रीक्स ये हैं, ये जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड और अलग है ना, जो ये चंक्स में बना हुआ एरिया, इसको ग्रीक्स का एरिया कहा जाता है। और ये पहले ये ग्रीस का इलाका था। लेकिन जो पुराने दौर में इनको ग्रीक्स नहीं कहा जाता। ठीक है, पुराने दौर में ग्रीक्स को माइसिनियंस कहा जाता था, माइसिनियन। और ये जितना एरिया ऑरेंज में नजर आ रहा है ना, ये उन ग्रीक्स का इलाका था सारा। जितना ऑरेंज में इलाका, ये उन्होंने माइसिनियन ग्रीक्स का इलाका था। और यहाँ पे अगर ये ज्यादा बेहतर शायद नजर आए, क्योंकि माइसिनियन इसको इसलिए कहते थे क्योंकि ये माइसीने सिटी है। ठीक है। और जो रेड में आपको नजर आ रहा होगा डॉट के साथ, माइसीने सिटी है। तो ये माइसीनियन सिविलाइजेशन माइसीने सिटी के ऊपर बेस्ड थी, और ये फिर ये पूरे इस एरिया में स्प्रेड की, जो जो रेड में नजर आ रहा है। तो ग्रीक्स का ना ये बड़ी इस दौर की पावरफुल इंडस्ट्रियल पावर थे। और ये पूरी दुनिया से जो ईस्टर्न वर्ल्ड की इस दौर की, उनसे लेते थे रॉ मटेरियल। और फिर जैसे लकड़ी हो गई या जो कोई भी ऐसी चीज, और उसको फिर मैन्युफैक्चर करके ना, उसको तैयार करके कोई प्रोडक्ट्स बना के बेचते थे। जैसे लकड़ी ली, उसके अच्छे से टेबल बना के ये पूरी दुनिया को सप्लाई कर। तो ये ग्रीक सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर थी। और इन्होंने इतने बड़े बड़े शहर आबाद किए अपने इस सिविलाइजेशन के दौर में, जो कि माइसीनियन सिविलाइजेशन का दौर था। ये अर्लीस्ट ग्रीक्स हैं। और ये आए कहाँ से थे? ये वेस्ट से आए थे, ये यूरोप से आए थे, और ये यहाँ ग्रीस के मेन लैंड में आके सेटल हुए, और उन्होंने इस तरह के शहर आबाद किए। तो वो समवेयर आप इस एरिया से आए और वो यहाँ पे आके मेन लैंड पे सेटल हो गए। ये हो गए हमारे ग्रीक्स, ये हमारे तीसरे प्लेयर हैं। तो अब हमारे पास हैं हमारे पास हमारे मेसोपोटेमियंस हैं, जिनमें स्पेशली हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो सीरियन। और हमारे पास इजिप्शियंस हैं जिनका हम न्यू किंगडम की बात करें। और हमारे पास माइसिनियन ग्रीक्स हैं। और हमारे आखिरी जो इम्पोर्टेंट ब्रॉन्ज एज के प्लेयर हैं वो हैं हमारे हिटाइट्स। जो हिटाइट्स थे ना, ये एक बिल्कुल ही न्यू ग्रुप है, पहली दफा शायद मोस्ट लोगों ने नाम भी इसका सुना हो। हिटाइट्स जो थे ना, वो यहाँ पर्पल में आपको नजर आ रहा होगा, जो आज का तुर्की है ना, ये यहाँ पे इनका एम्पायर था। पहले ये इनकी सिविलाइजेशन थी, फिर इन्होंने एम्पायर बिल्ड कर दिया था। और सबसे पावरफुल एम्पायर इस दौर का यही। ठीक है। अगर इस मैप पे देखें तो इन्होंने सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट पीसेज हैं वो यहीं पे सारे रख दिए हैं। वो ग्रीन में साइड पर को माइसिनियन ग्रीक्स नजर आ रहे हैं, पर्पल में हिटाइट्स नजर आ रहे हैं, जो कि तुर्की के ऊपर इनका कब्जा था उस दौर में, तुर्की और सीरिया के इलाकों पर। और फिर ये सीरियंस नजर आ रहे हैं ब्लू में। और नीचे इजिप्शियन का न्यू किंगडम नजर आ रहा है। ये हमारी मेन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। हिटाइट्स के बारे में दो तीन और बातें बताता चलो, कि हिटाइट्स जो थे ये बहुत ही ज्यादा अमीर भी थे, बहुत इनके पास पैसा भी था। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज के अंदर थे तो सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज भी यही प्रोड्यूस करते थे। बिकॉज हिटाइट्स के पास दो चीजें, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। हिटाइट्स के पास एक तो कॉपर था, कॉपर उनको आता था माइंस से। वो माइंस जो थी ना, वो इस एरिया पे थी। ये जो आपको ये अलग एक आइलैंड नजर आ रहा होगा ना पर्पल में, तो ये साइप्रस का आइलैंड है। यहाँ पर इनकी माइंस थी हिटाइट्स की, और ये पर्पल में उन्होंने इसलिए दिखाया गया, हिटाइट एम्पायर का ये हिस्सा था। तो यहाँ पे माइंस थी, और यहाँ से कॉपर आया करता था। और दूसरा हमें कंपोनेंट चाहिए ब्रॉन्ज के लिए, जिसको कहते हैं टिन। अब टिन जो है वो बड़ा ही जरूरी है, पर मसला ये है कि टिन इतना रेयर है, जैसे कि यूरेनियम रेयर है ना, उसी तरह टिन भी रेयर है। तो टिन बहुत रेयर मटेरियल है, और पूरी ब्रॉन्ज एज वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह थी जहाँ पे टिन पाया जाता था। और हिटाइट्स का जो इलाका था वो वाहिद वन ऑफ दोज फ्यू प्लेसेस है जहाँ पे टिन अवेलेबल था। तो ये मेन सप्लायर ऑफ टिन थे ब्रॉन्ज एज के अंदर। मेन सप्लायर ऑफ कॉपर भी थे, वो इनके पास माइंस थी साइप्रस की। ये फिर टिन और कॉपर मिला के बना लेते थे ब्रॉन्ज, और ये पूरी दुनिया को ब्रॉन्ज सप्लाई कर रहे थे, ईस्टर्न वर्ल्ड को। स्कॉट जब मैं पूरी दुनिया को तो समझ लग रही बात कर रहा हूँ। अगर ये मॉडर्न डे मैप पे देखें ना, तो थोड़ी सी समझने के लिए, तो ये तुर्की का इलाका हिटाइट्स का इलाका है। और ये नीचे इन्होंने ये ऑरेंज में साइप्रस का इलाका को कर दिया। और इधर साइड पे ये ग्रीस है। और ये सीरिया और इराक के इलाके में सीरियंस रहते हैं। और नीचे हमारे पास इजिप्ट आ है। सो अगर मॉडर्न डे हिसाब से हमने इसको देखना है,
तो ये सिविलाइजेशन हमारी आ गई, तो ये सॉरी टोटल जरूर हमारे भाई, पास हम आ गई। खाते हैं। माइसीनियन। टिन का कैसे मैनेज करते थे ये? टेन ये था कि इनके पास सप्लाई थी टेन की, वो यूरोप से आती थी, वो किधर से लेते थे ये हमें एग्जैक्ट ओके। नहीं रिकॉर्ड हमारे पास, लेकिन सही हमें सही। एक एस्टिमेट है कि इनके पास टेन जरूर था, क्योंकि ब्रॉन्ज बनाते थे, लेकिन मेन सप्लायर ऑफ ब्रॉन्ज यही थे। अब हमारे पास आ गए, तो हमारे पास एक ग्रुप्स आ गए। माइसिनियंस जो कि ग्रीक्स थे, ठीक है, रेड में। येलो पे हिटाइट्स। और फिर इजिप्शियन एम्पायर जो कि न्यू किंगडम उनका दौर था, जो कि ऑरेंज में नजर आ रहा है, और सीरियन साइड। अब यहाँ पे और दो तीन बातें बता दूं कि अभी ये एक दूसरे से इंटरेक्शन क्या हो रहा था। ऑब्वियसली ये ट्रेड तो कर ही रहे थे एक दूसरे से, लेकिन दो ग्रुप्स जो इनमें जिनका बहुत ज्यादा लड़ाई का था ना, वो आपको इस मैप पे क्लियर हो जाएगा, वो थे हिटाइट्स और इजिप्शियन। क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर जुड़ते थे आके। ऑरेंज और आप येलो का ये जोड़ यहाँ पे देख रहे हैं। तो इससे ये होता था कि इन दोनों की जंगें हुई हैं बहुत सारी। और ये जो कडेश का इलाका है ना, यहाँ पे इनकी बैटल हुई थी, इजिप्शियंस की और हिटाइट्स की बैटल हुई थी कडेश के इलाके पे। और ये इनकी बड़ी लार्ज स्केल वॉर। अब हम वॉर की बात करें तो यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूं कि इस दौर में एक वॉर का खास वेपन इस्तेमाल किया जाता था, जो कि उस दौर का टैंक ही समझ लें, उसको हम कहते थे चैरियट। ठीक है, चैरियट्स। चैरियट्स ऐसे ही है जैसे एक रेडी और उसके आगे दो घोड़े लगा दिए जाते थे। और ये इस तरह इसके ऊपर दो घोड़े होते थे, साथ पीछे फिर आप तीन बंदे या दो बंदे बिठा सकते थे, दो बंदे उसके ऊपर खड़े हो सकते थे, ताकि ये है कि ये एक बंदा घोड़े घोड़ों को दौड़ाएगा और पीछे फिर आप एरो चला सकते हैं और लड़ सकते हैं। तो ये चैरियट्स मेन वेपन था ब्रॉन्ज एज के अंदर, जो इस्तेमाल किया जाता था, मेन टेक्नोलॉजी थी जो बड़ी ही पॉपुलर। वो होती है हमारी चैरियट। और सबसे ज्यादा चैरियट्स बनाते भी हिटाइट्स से और इजिप्शियंस से, दोनों चैरियट्स के माहिर थे, दोनों ने बड़ी तादाद में चैरियट्स बनाई। लेकिन मसला चैरियट्स के साथ एक था, जो आगे जाके भी हम बात करेंगे, कि चैरियट्स जो थी ना ये महंगी बनी। अभी फिलहाल ये बताऊंगा कि महंगी थी बनाना, ऑब्वियसली उस दौर के बाद दौर में बड़ी एक्सपेंसिव थी, और इनको चलाना और इनको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल था। सो जब हिटाइट्स और इजिप्शियंस की जंग हुई ना, तो बैटल ऑफ कडेश जिसको कहा जाता है, तो दोनों फोर्सेस की चैरियट्स आई और वो चैरियट्स उनकी फोर्सेस लड़ी। और बड़ा ही क्लैश हुआ। उस जंग में क्या हुआ, कौन जीता, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि 1258 बीसी में दोनों हिटाइट्स और इजिप्शियंस ने एक पीस ट्रीटी साइन। वो ये पीस ट्रीटी है जो कि पत्थर पे लिखी गई, और हमारे पास इस पीस ट्रीटी का रिकॉर्ड है जिसमें दोनों ने मुआहिदा किया, और दोनों ने कहा कि अब हम जंग नहीं करें। तो इसका मतलब ये कि इनकी जंग के बाद इनकी तो सुलह हो गई थी, और ये फिर ट्रेड करने लग पड़े, उनकी दोस्ती हो गई। तो ये ब्रॉन्ज एज के कलैप्स से तकरीबन हम 50 साल पहले की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हम बहुत ही अब कलैप्स के करीब जा रहे हैं ऐसे। ठीक है। और इसमें ये है कि जब इनकी पीस ट्रीटी भी साइन हुई, तो पीस ट्रीटी साइन होने की एक और भी वजह थी, जो कि बड़ी मेन वजह है, इस मैप पे समझ आ जाएगी, कि हिटाइट्स और इजिप्शियंस के बिल्कुल पीछे रहते थे सीरियंस। अब सीरियंस जो थे उनको सी का रास्ता उनके पास कोई नहीं था, सी के थ्रू ट्रेड करने का, सिवाय ये वाला जो आउटलेट थी। ये आउटलेट यूज करने के लिए उनको किनके थ्रू जाना पड़ना था, उनको हिटाइट्स के थ्रू जाना पड़ना था और इजिप्शियंस के थ्रू जाना पड़ना था। तो सीरियंस एक ना काउंटर फोर्स थी, एक काउंटर बैलेंस थी, एक प्रेशराइजिंग पॉइंट थी ब्रॉन्ज एज का, जो इन हिटाइट्स और इजिप्शियंस को ना उनकी लिमिट्स में रखती थी, कि इनको पता था कि अगर हमने बड़ी जंगें खुद कर ली ना, तो हम वीक हो जाएंगे और सीरियन हम पे हावी हो जाएंगे और वो हमें तबाह और बर्बाद कर। तो ये भी है कि इनकी पीस ट्रीटी इसलिए भी साइन हुई मोस्ट लाइकली बिकॉज बोथ ऑफ दीज पार्टीज न्यू कि अगर हम लड़ते रहे ना, तो ये सीरियंस को फायदा होगा अल्टीमेटली, और वो हमारे ऊपर आते। सो ये इनका पीस ट्रीटी का मुआहदे हुए, और इन्होंने इसको ट्रेड किया, और ये थ्रू आउट द ब्रॉन्ज एज वर्ल्ड ये ट्रेड कर रहा है। अब ये हमारे हो गए सारे प्लेयर्स, तो हमारे पास माइसिनियंस, हिटाइट्स, इजिप्शियन, न्यू किंगडम उनका, और एसीरियंस आ गए। एसीरियंस हमारे लिए सिर्फ काउंटर बैलेंस के तौर पे बैकग्राउंड पे, ज्यादा हमारे मेजर पार्ट्स ये हिटाइट्स, माइसिनियंस और इजिप्शियंस हैं। अगर अभी तक कोई सवाल हो तो पूछ, ताकि हम इसको फिर कंटिन्यू कर नहीं, मुझे तो क्लियर, अगर किसी और ने पूछना है तो। चैट में किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है तो। और जरूर भाई, जो सुमेरियंस की लैंग्वेज के थे ना, उसके स्पेलिंग लिख के भेज दीजिएगा ग्रुप में, कीवर्ड्स में। हाँ, वो सारे कीवर्ड्स इंशाल्लाह मैं आपको लिख के ठीक भेज है। दूंगा, कोई इसमें ये है कि अभी क्लैप्स के बारे में हम बात करेंगे, तो वो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे वो इंशाल्लाह आपको क्लैप्स के बारे में जब हम डिस्कशन अभी करते हैं। अभी मैं जरा पीछे सेट करूँ ताकि समझ आ जाए।
और सदफ ये सेंट्रल एशिया का इलाका नहीं है जिसके बारे में हम बात करें। ये लेवेंट का इलाका है, या इसको मिड ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया थोड़ा दूर है। सेंट्रल एशिया अगर इस मैप पे देखते हैं तो सेंट्रल एशिया का इलाका थोड़ा सा इधर है। ये ब्लू से थोड़ा सा ऊपर, इस एरिया को हम सेंट्रल एशिया का इलाका कहेंगे। तो हमारा इलाका ये ग्रीन वाला। तो इनमें काफी थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों एरिया। अब इनकी टेक्नोलॉजीज के बारे में जरा बात कर लेते हैं, इनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, और इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हम इनका कोलैप्स के बारे में समझ सकें कि हुआ क्या था। एकदम से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हैं, अच्छी भले इनकी ब्रॉन्ज एज का दौर चल रहा है, और फिर एकदम से व्हाट हैपेंड कि ये सारी कोलैप्स कर रही है। तो टेक्नोलॉजी में तो हमने एक बात कर ली कि चैरियट्स इस्तेमाल हो रही थी फर्स्ट ऑफ। ठीक है। और कैरियर्स का ये था कि मैंने बताया कि एक्सपेंसिव थी, तो बनाने में बहुत पैसे लगते थे, और दूसरा ये कि इसको चलाना मुश्किल था, इसलिए इसके लिए फौज एक खास हिस्सा आपको अपनी सोसाइटी का डेडिकेट करना पड़ेगा, जो चैरियट्स राइड करने पे ट्रेनिंग करेगा और चैरियट्स पे लड़ने की ट्रेनिंग हासिल करेगा। और उस ट्रेनिंग को तकरीबन 5 से 10 साल तो लगते होंगे उसका, एज अ फेस्टिवल। सो वी आर एज्यूमिंग कि ये जो लोग थे, इन्होंने इतनी ज्यादा बड़ी आर्मी अगर चैरियट्स की बिल्ड की, तो उसका मतलब बहुत सारे फौजी भी ट्रेन किए। और अब एक पूरा एक सोसाइटी का हिस्सा जो है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स फाइटिंग। और इस फौज में अगर कोई मसला हो जाए, इस फौज अगर ये एक जंग हार जाए, या बहुत सारी चैरियट्स तबाह हो जाएं, या बहुत सारे फौजी मारे जाएं, तो आपको अगली फौज तैयार करने के लिए टाइम चाहिए। बिकॉज आपको चैरियट्स बनाने में टाइम लगता है, और वो बहुत महंगी बनती है, पैसा बहुत लगता है। और दूसरा ये है कि आपको ट्रेन करने में फौजी 10 साल लग रहे हैं। तो आप ये तो नहीं कि एक फौज बड़ी आपकी मरी है जंग में, तो आप अगले 1 साल में तो अगली फौज नहीं खड़ी करते, तो आपको टाइम चाहिए। तो एक तो ये इशू था इनकी टेक्नोलॉजी के साथ। अब हम इनकी चीजें देखेंगे, और साथ साथ उसके अंदर इनके इश्यूज भी देखेंगे जो पीछे पीछे बैकग्राउंड पे चल रहे थे। फ्रंट पे नहीं आए थे, लेकिन बैकग्राउंड पे ये मसले थे। दूसरा ये कि ये सारी जो थी ना, ये एक क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड थे इतना वेल, तो ये इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, और इनकी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स थी, इन्होंने तरक्की काफी कर ली थी। तो एक सेंटर पे गवर्नमेंट होती थी, हुकूमत होती थी, बादशाह होता था, और वो सिस्टम चला रहा था, और ये इसको मानते थे। अब होता ही है कि अब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में इनका इस लेवल का हारमनी कहने चाहिए होती थी, या इस लेवल का बैलेंस था इनके सिस्टम के अंदर, कि ये कमांड इकोनॉमीज पे चला गया। अब कमांड इकॉनमी क्या होती है? कमांड इकॉनमी ये होती है कि ऊपर जो स्टेट है ना, जो हुकूमत है, वो बेसिकली बताएगी कि किस तरह आपने फार्मिंग करनी है, किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है। जो जो चीजें हो रही है ना इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारी गवर्नमेंट डिक्टेट करवाती है। ये कमांड इकॉनमी थी। और कमांड इकॉनमी टॉप डाउन इकॉनमी होती है, मतलब टॉप पे हुकूमत सारा कुछ करवा रही होती है, और फिर नीचे आम बंदा भी इफेक्ट हो रहा था उससे। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप समझ लें, ट्रायंगल के ऊपर बैठा है आपका हुक्मरान, और जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली नीचे तक अफेक्ट कर रही है। ट्रायंगल पे जो सबसे नीचे लोग आएंगे वो के आम सादा लोग। अब ये टॉप डाउन इकॉनमी थी, और साथ ही कमांड इकॉनमी थी। और कमांड इकॉनमी में हर पीस ऑफ ग्रेन जो था वो काउंट किया जाता था, जितना ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, जो भी चीज काउंट की जाती थी, रिकॉर्ड की जाती थी, डाटा कलेक्ट किया जाता था। और ये डाटा कलेक्ट करने के लिए सोसाइटी में खास लोग थे जो रिकॉर्ड कीपर्स थे, वो रिकॉर्ड रखा करते थे। ये जहन में रखिएगा बात, के रिकॉर्ड रखने वाले लोग होते। और साथ यही कि अब जो फार्मर है, जो फार्मिंग करता है ना, उसको आके बताया जाता था स्पेशली, उसको आके बताते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते थे, और वो आके उसको एक पाउच देते हैं या उसको कोई चीज देते हैं कि इसमें सीड्स हैं। और ये कमांड इकॉनमी में ये होता है। और ये होता था ब्रॉन्ज एज कि आपको सीड्स दिए जाते थे, आपको बताया जाता था कब बोने। ठीक है, कहाँ बीज आपने कब बोने, और ये कहाँ मतलब इनको आपने सीडलिंग्स को रखना है, और किस टाइम आपने इनको बोना है, और किस टाइम इनको हार्वेस्ट करना है। ये सारा कुछ आपको गवर्नमेंट बताती है। ठीक है। और सारा, और किस एरिया में करना है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट बता रही थी। अब ये कमांड इकॉनमी का स्ट्रक्चर है। और ट्रेड भी जो थी ना, वो सारी इसी तरह एडजस्ट हो रही थी दूसरी हुकूमतों के साथ। हर चीज डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब और आखिर में जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की, जो कि सबसे जरूरी है, इरिगेशन सिस्टम, जिसके ऊपर ये सारी सिविलाइजेशन खड़ी हुई हैं। पानी का सिस्टम जिससे ये फसलों को अपनी पानी देते हैं। वो इरिगेशन सिस्टम जो था ना, उसके लिए आपको एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट चाहिए थी, जो कि प्लानिंग करती, जो हमने कहा एग्जिस्ट करती थी इस दौर में। वो बताते थे कि भाई आपने किधर खुदाई करके किधर पानी के चैनल्स बनाने। क्योंकि अगर आप हर फार्मर को अपनी खुदाई करने देंगे ना, तो उससे ये होगा कि इवेंचुअली वो चैनल्स काफी सारे बन जाएंगे, और वाटर का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऊपर नीचे हो जाएगा। बंदे ने, एक फार्मर ने अपना, सपोज इस आइलैंड वाले ने, इस लैंड वाले ने अपना एक चैनल बनाया, दूसरे ने अलग बनाया, दोनों के चैनल कहीं इंटरसेक्ट कर गए, या कहीं पे ऊपर नीचे हो गया मसला, तो पानी नहीं आ रहा,
या पानी ज्यादा आ रहा है, तो उससे नुकसान होता है और आपका फार्म्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फार्म्स डिस्ट्रॉय हो तो आपका एग्रीकल्चर बहुत इफेक्ट में आता है। तो इसके लिए आपको एक प्लानिंग की पूरी गवर्नमेंट का एक सेक्टर था जो प्लानिंग करके बताता था कि भाई इधर खुदाई करनी, इधर से चैनल पानी का बनाना है जैसे यहाँ बने हुए हैं, और बड़ा ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। जब इरिगेशन ज्यादा हुई ना, तो इस तरह इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो गया। इरिगेशन जब ज्यादा हुई तो क्रॉप्स की यील्ड बढ़ी, हर साल ज्यादा सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस होते थे। इससे ये हुआ कि ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो शहर भी बढ़ते गए साइज में, पॉपुलेशन की ग्रोथ भी होगी, दर दर पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, क्योंकि अब बहुत खाना अवेलेबल था, ज्यादा लोगों के बच्चे हो रहे थे उससे ज्यादा, और पॉपुलेशन एक एक्सेलरेट कर रही थी ग्रोथ की तरफ। और ये है क्योंकि ज्यादा लोग थे तो और हर बंदे को फार्मिंग नहीं करनी पड़ती थी, तो इसमें ये था कि हर बंदा, डिफरेंट पीपल डिफरेंट फील्ड्स में जाता। कोई गवर्नमेंट में रिकॉर्ड्स रखने के लिए चला जाता था, कोई गवर्नमेंट के अंदर बादशाह के अंडर काम करने चला जाता था, कोई फौज में चला जाता था चैरियट्स की ट्रेनिंग पे, कोई फार्मिंग करता था, कोई आर्ट बनाता था, कोई राइटिंग करता था। हर बंदा ना डिफरेंट फील्ड में, कोई बिजनेस करते थे, कोई ट्रेडिंग करते थे। तो फील्ड्स खुलने लग पड़ी बिकॉज बहुत लोगों की तादाद ज्यादा थी। और जब ये ज्यादा फील्ड्स आई और ये लोग इस तरह स्प्रेड किए, तो उससे क्या हुआ कि वेल्थ बढ़ती गई, गवर्नमेंट स्ट्रांग होती गई, और इनोवेशन आती गई। तो अभी तक हमने जितनी चीजें देखी उसमें बहुत ही कम फ्लॉज और बड़ा ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है जो अभी तक हमने जितनी बातें की। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा पीछे देखते हैं कि हो क्या रहा था। एक तो मैंने चैरियट्स का बता दिया, महंगी थी और दोबारा फौज बनाना मुश्किल था, मिलिट्री जो इनकी टेक्नोलॉजी थी उसमें एक फ्लॉ था। दूसरा ये कि जो कमांड इकॉनमी है उसमें मैंने बताया कि टॉप डाउन इकॉनमी है, ऊपर हुकूमत बताएगी क्या करना है, हर चीज हुकूमत बताएगी। अगर एक फार्मर को एक बंदा आके सीड्स दे रहा है, एक ही बंदा आके उसको बता रहा है कि सीड्स यहाँ पे तुमने लगाने, यहाँ पे बोने, यहाँ पे नहीं करने, और इस लैंड के एरिया को तुमने इस टाइम में हार्वेस्ट करना, अब वो बंदा नहीं आता, ठीक है, 1 साल 2 साल, तो क्या होगा? इमीडिएटली ये इफेक्ट आएगा करके कोई बंदा नहीं आ रहा बताने के लिए, तो उसका मतलब फसल नहीं हो गई, फसलें नहीं लगाई जा रही, फसलें नहीं लगाई जा रही, फसलें हार्वेस्ट भी नहीं हो रही, और फसलें हम उगना चली गई। अगर फसलें उगना चली गई या फसल नहीं उगाई जा रही, सो व्हाट हैपेंड इज कि क्रॉप यील्ड कम होगी, क्रॉप की स्टोरेज कम हो जाएगी। फिर ये भी मसला है, एक ये इशू आ गया, तो अगर के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स टाइम पे ना पहुंचे और उन्हें टाइम पे ना बताया, तो ये इशू होगा। अगर गवर्नमेंट में कोई भी इंस्टेबिलिटी आई ना हल्की फुल्की। और दूसरा ये कि कमांड इकॉनमी के ऊपर बैठा हुक्मरान और गवर्नमेंट सारा काम कर मेन डिक्टेट करा रही होती है हर चीज, तो अगर ऊपर का हिस्सा ही हटा दें, गवर्नमेंट ही हटा दें, या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही मिसिंग हो जाए, या गवर्नमेंट ही ना हो, तो पूरी इकॉनमी क्लैप्स कर जाती है। और इफेक्ट कहाँ तक आता है? आम सादा बंदे तक, आम फार्मर के ऊपर भी इफेक्ट होगा, हर बंदे के ऊपर इफेक्ट होगा। तो दैट इज एन ऑल्सो एन इशू इस सिस्टम के साथ। और सबसे बड़ा इशू ये था इरीगेशन। आपने बड़े वेल बैलेंस तरीके से प्लानिंग करके चैनल्स तो बना लिए इरीगेशन के, लेकिन आज के दौर में भी हम फसलें उगाते हैं, लेकिन उन फसलों के ऊपर हम क्या फर्टिलाइजर्स डालते हैं? हम उस सॉइल को ना बड़ा सेट करके रखते हैं ताकि सॉइल डिग्रेड ना हो, ताकि सॉइल खराब ना हो। पुराने जमाने में उनको ये नहीं पता था, और हर साल वो दड़ अपनी फसलें उगा रहे थे, एंड दे डिडंट रियलाइज कि हमारी इससे करने की वजह से सॉइल डिग्रेड कर रही है। हर साल हमारी क्रॉप्स जो है ना वो थोड़ी सी कम प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा चेंज जो उनको नोटिसेबल नहीं था, लेकिन होने लग पड़ी। और सॉइल डिग्रेड होने लग पड़ी, सॉइल डिग्रेड होने की वजह से ज्यादा कम हार्वेस्ट आने लग पड़ी, कम क्रॉप्स यील्ड आने लग पड़ी। जब कम क्रॉप यील्ड आई तो इसका मतलब ये है कि कम खाना बन रहा है, और अब वो बंदा अफेक्ट होने लग पड़ा जो खाने का प्रोड्यूसर भी नहीं था। जो जो फसलों पे काम नहीं करता, जो गवर्नमेंट के किसी एरिया में काम करता है, जो फौज में काम करता है, उसको भी खाना नहीं मिल रहा, उसके बच्चों को भी खाना नहीं मिल रहा, और वो भी सपोर्ट नहीं किए जा सकते सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इससे क्या होता है कि टाइम एज टाइम गोज ऑन सिस्टम जो है ना वो वीकन होने लगता है, क्योंकि सॉइल भी डिग्रेड कर रही है, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम भी तबाह हो रहा है, बिकॉज वही है कि अगर वो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है और गवर्नमेंट ने आके नहीं बताया कि चैनल्स अगर खोलने, और गलत चैनल्स खोल दिए, तो पूरा इरिगेशन सिस्टम भी आपका खराब हो गया। अब और ओवर पॉपुलेशन, इस सारे मसले के दौरान ओवर पॉपुलेशन भी हो रही है, बिकॉज लोगों की तादाद बढ़ी जा रही है। शुरू में अगर खाना ज्यादा है, अब लोग ज्यादा हो गए, खाना कम हो गया, तो लोगों के अंदर कुछ लोग तो हैं वो गुस्से में आ रहे हैं, कुछ बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, कुछ के अंदर बगावत वाले आइडियाज भी आ रहे हैं, और वो ना विस्पर करने लग पड़े एक दूसरे को कि हुकूमतों को हटाने का वक्त आ गया है, शायद हमारे खुदा जो है वो खुश नहीं है हमारे हुक्मरान से। और ये भी बातें फैलने लग पड़ी हैं ब्रॉन्ज एज की वर्ल्ड में, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं लोग, जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, जिनके ऊपर सारा सिस्टम हमारा चल रहा है, जो हमें हर चीज रिकॉर्ड करके देते हैं कि इतने ट्रेड हुई थी, इतना हमें फायदा हुआ, अगर वो गवर्नमेंट से उनको पे ना मिल रही हो टाइम पे,
बिकॉज फसलें हमारी कम हो गई हैं, अब हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो हम वीक हो रहे हैं, तो हम पे नहीं कर सकते अपने जो हमारे अंडर जॉब करते हैं लोग, जब उनको हम पे नहीं कर सकते, तो वो भी तंग आ रहे हैं हमारे साथ साथ। और वो अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं काम करना गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बहुत ही फारिग हो गई है। अब ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास सॉइल डिग्रेडेशन की बात की कि हमारी हमारी जमीन खराब हुई है, उस वजह से हमारा ओवरऑल सिस्टम खराब हो रहा है, हमारी ओवर पॉपुलेशन भी हो गई है, हमारा खाने की कमी भी हो गई है सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से। इसके साथ साथ हमारी जो चैरियट्स थी, जो मिलिट्री थी, उसके अंदर एक नेचुरल फ्लॉ था कि हमारी मिलिट्री इतनी एक्सपेंसिव थी कि उसको दोबारा तैयार करना मुश्किल था, स्पेशली अगर कोई जंग के हालात हो जाए और वो हमारी फौज को नुकसान हो। और सबसे जरूरी है कि हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम जो टॉप डाउन इकोनॉमी पे बेस्ड है और कमांड इकोनॉमी पे, और हर चीज हुकूमत बता रही है, तो अगर हुकूमत को कुछ हो जाए तो या अनस्टेबल हो जाए, जो कि वो होने लग पड़ी है इस दौर में, तो सारा सिस्टम हिल सकता है। लेकिन इस सारे को ना खराब करने के लिए आपको अब एक ना वो चाहिए, आग का शोला, आपको एक वो स्पार्क चाहिए, यू जस्ट नीड दैट वन स्पार्क जो इसको सारे को आग लगा दे, क्योंकि ये सारा अनस्टेबिलिटी तो आ रही है जो मैंने समझाई। लेकिन एक आपको पीस चाहिए, और वो जब इस पजल में फिट करे तो सारा सिस्टम आपकी आंखों के सामने गिर सकता है। उस पजल के बारे में ना आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ 100 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट सीरिया में गए, ठीक है। अब हम प्रेजेंट डे पे आ गए। आर्कियोलॉजिस्ट 100 साल पहले सीरिया में गए, और सीरिया में जो उसके कोस्ट के करीब एक सिटी है, उगरीट उसको कहा जाता है, नीचे दमिश्क भी नजर आ रहा होगा, दमास्कस, ऊपर ये उगरीट का इलाका। वो यहाँ गए उगरीट में। उगरीट जो है वो एक ऐसा रूइंस में पड़ा था सिटी, ठीक है, और तबाह हुआ हुआ, और ऐसे रूइंस थी जैसे पुराने शहर जितने हिस्ट्री के होते हैं वैसे ही नजर आते। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिटी में जब उन्होंने एक्सकवेट किया ना और खुदाई की, तो उनको यहाँ पे एक क्ले टैबलेट मिला। एक क्ले टैबलेट था, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, एक मैसेज लिखा हुआ था। अब वो मैसेज किसी ने अपने फादर को लिखा था, ये बताने के लिए कि मैं आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता, मैं अपनी फौज आपकी मदद के लिए नहीं भेज। और उस मैसेज की थोड़ा सी मैं पैराफ्रेजिंग कर देता हूँ आपके लिए। वो ये थी कि फ्रॉम द सी एक ग्रुप ऑफ पीपल आया है, अपनी कश्तियों पर आए हैं, और एक सी से मर्ज हुए हैं वो लोग, और वो बड़े ही खौफनाक और बहुत ही पावरफुल हैं। और वो आए हैं और उन्होंने हमारे शहर सारे तबाह कर दिए, और दे हैव बर्न देम डाउन, और आग लगा दी उन शहरों को, और उन्होंने बहुत ही ईवल कमिट किया। एंड मेरी जितनी फोर्स है वो शहर से बाहर है, तो वो शहर को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज हमारे इर्द गिर्द के सारे इलाकों में हमले हो रहे हैं, और हमारी फौज इतनी बिजी है, और शहर जो है वो अबैंडन कर दिया गया। ये टैबलेट प्ले टैबलेट मिलता है उगर ईट के अंदर। और ये टैबलेट बताया ये रहा है कि ये जो मैसेज जिसने लिखा था, वो कभी ये टैबलेट जिसने उसको ये उसने अपने बाप को लिखा था मैसेज, तो ये उसके बाप तक पहुंच नहीं सका, बिकॉज वो उगर ईट में ही पीस पड़ा रहा, और इससे पहले ही इसका मतलब उगर ईट तबाह हो गया, ये शहर तबाह हो गया, और ये पत्थर एज अ टेस्टिमेंट यहाँ पड़ा पड़ा रहा। जिन लोगों के बारे में ये बात कर रहा है, ये मैसेज कि वो समंदर से आए, और वो ऐसी खौफनाक एक पावर थी, और वो कश्तियों में आए, और उन्होंने सारा कुछ जो उनके रास्ते में वो जला के तबाह कर दिया और खत्म कर दिया। उन लोगों को हिस्ट्री में ने नाम दिया द सी पीपल। कॉमन सेंस है, बिकॉज सी से आए थे। और सी पीपल आर द मोस्ट स्ट्रेंज पीपल इन हिस्ट्री, बिकॉज हमें नहीं पता एग्जैक्टली हु दे आर, ठीक है। हमारे पास एक रिकॉर्ड है जो कि मैंने अभी आपको सुनाया, जो उगरीट के अंदर मिला था हमें, टैबलेट के अंदर उनका मेंशन, और एक परफेक्टली थोड़ा डीपली मेंशन किया रिकॉर्ड है इजिप्शियंस के पास, जो उनसे लड़े थे जंग, उन सी पीपल। ये सी पीपल्स ये ऐसे लोग थे जो समंदर से आए, हमें ये पता है इनके बारे में, ये समंदर से आए, इन्होंने ब्रॉन्ज एज के शहर तबाह किए, उनको जलाया, उनको बिल्कुल तबाह करके ये चले गए, और ये हिस्ट्री में गायब हो गए, और ये कभी वापस नजर नहीं आए। ये हमें बस उनके बारे में पता है। अब वो क्या हुआ उनके बाद में, वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी एविडेंस, बट वी नो इज इजिप्शियंस ने इनके बारे में जरूर ये लिखा कि ये 9 कबीले थे, 9 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, और ये आए और इन्होंने बहुत ही बड़ी डेविस्टेशन की। इन्होंने जितनी सिविलाइजेशन थी उनको छोड़ा ही नहीं। और इजिप्शियंस अलबत्ता लिखते हैं अपने टेक्स्ट में कि हम सरवाइव कर गए। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इजिप्शियंस अपनी तारीफ कर रहे थे, लेकिन बात ये है कि उन्होंने, और एज एविडेंस ये भी पता है कि इजिप्शियंस सरवाइव कर गए, बिकॉज इजिप्शियंस वाहिद थे, और सीरियंस जो थे, सीरियंस को दूर थे, मैंने बताया जो ग्रीन में थे ना, सीरियंस दूर थे, सो मेसोपोटामिया के, उनको इतना इफेक्ट नहीं हुआ, उनको भी नुकसान हुआ ब्रॉन्ज एज का, ये जो हमलों का, लेकिन उनको इस लेवल का नुकसान नहीं हुआ, और इजिप्शियंस भी सर्वाइव कर गए। उनका न्यू किंगडम तबाह हो गया, जो आखिरी दौर था उनका, लेकिन उसके बाद भी इजिप्शियंस की हुकूमत चलती रही एज अ होल।
बट और ये सर्वाइव ओनली यही किया, तो इन्होंने अपने रिकॉर्ड जरूर हमें दे दिए कि इनको सी पीपल क्या नजर है जो समंदर से आ रहे हैं। अब सी पीपल के बारे में ना दो तरह की थ्योरीज है। एक तो थ्योरी ये है कि सी पीपल जो थे ना, वो वो फौजी थे जिनको पैसे नहीं दिए गए। वो फौजी थे जो बाहर से फॉरेनर्स थे जिनको बुलाया गया था जंगों के लिए, जिनको हम मर्सनरीज कहा जाता है। बाहर से अब फौजी बुलाते हैं फॉरेनर्स को जंग लड़ने के लिए आपकी। वो हायर किए थे और उनको पैसे नहीं दिए थे, तो उन्होंने बगावत कर दी, और ये डिफरेंट ग्रुप्स। ये हो सकता है। एक दूसरा ये है कि ये डिफरेंट कौमों के वो लोग थे जिन्होंने बगावत की। और ये डिफरेंट, क्योंकि सिविलाइजेशन थी तो अपनी अपनी सिविलाइजेशन से भाग के इन्होंने एक ग्रुप बनाया इनका, और इन्होंने बगावत की और इन्होंने हमला कर दिया। या ये बिल्कुल एक और ग्रुप है सी पीपल का, ये थर्ड थ्योरी है कि हमें बिल्कुल इनके बारे में कुछ नहीं पता, दे आर वेरी डिफरेंट। तो वी हैव द थ्री आइडियाज बिहाइंड। और एक आइडिया तो यही है ना कि ये ब्रॉन्ज एज वर्ल्ड के अंदर से आए थे, उन्हीं शहरों से, उन्हीं सिटीज के बारे में जिनके बारे में हम बात की है, वहीं से निकले थे। और एक आइडिया है कि ये आउटसाइड द ब्रॉन्ज एज वर्ल्ड है, यानी ये यूरोप या कहीं और से आए थे। तो ये दो आइडियाज इनके बारे में हमें पता है। और ये अब हमारा लेआउट हो गया, तो ये आखिरी वो पीस था, ये आखिरी वो आग का शोला था, ये वो स्पार्क था दैट वाज नीडेड टू इग्नाइट द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज को आग लगाने के लिए ये पीस था, जो कि सी पीपल। अब हम इन सारे पीसेस जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जिनके बारे में हमने बात की है, अब हम उनको एक यू नो लाइन करके, अलाइन करके सारे को एक एक फ्लो में स्टोरी की तरीके से मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि व्हाट वुड हैव हैपेंड। ये हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये हम जो हमारे पास एविडेंस है हम उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरी डिजाइन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी डिजाइन कर रहे हैं। बिकॉज हमें मैंने बताया है, एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड तो नहीं आइडिया, बट विल डू आवर बेस्ट ताकि हम इसको एक फ्लो में कर सकें और इन सारे पीसेस को ज्वाइन कर सकें। अब होता ये है कि यूरोप में कहत साली आती, ठीक है। यूरोप में कहत आता है, यूरोप के अंदर, यूरोप के बारे में अभी तक हमने बात की बात। यूरोप में कहत साली आती है और वहां से लोग हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और इधर से क्या होता है कि जो इन हिटाइट्स की स्टेट्स है ना, वहां पे जो येलो में नजर आ रही है आपको, वहां पे हो ये रहा है कि वहां पे फसलों की फसल जो है ना वो अब कम हार्वेस्ट हो रही है, बिकॉज सॉइल डिग्रेड कर गई है और एकदम से हार्वेस्ट डिक्लाइन कर। हार्वेस्ट डिक्लाइन की है तो खाना एकदम से कम हुआ है, एंड व्हेन खाना कम हुआ है तो ट्रेडिंग रुक गई है। फिलहाल हम अब क्रॉप्स ट्रेड नहीं कर सकते किसी भी कॉम के साथ। हमारे रिजर्व्स भी डिप्लीट होने लगे। डिप्लीट से मतलब हमारे पास अब स्टोरेज नहीं रही। और इससे ये है कि अनरेस्ट हो रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है ब्रॉन्ज एज की पूरी दुनिया में, ईस्ट के अंदर। और वो बहुत ज़्यादा अब उनका सबर टूट रहा है, और लोग ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देने लग पड़े हैं। उनके ख्याल दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि मे बी हमारे हुक्मरान कॉम्पिटेंट नहीं है, मे बी हमारे हुक्मरान केपेबल नहीं है, मे बी हम बेहतर हैं कि हम हुकूमत ना कर लें, हम अपना सिस्टम ना डिज़ाइन कर लें। मे बी खुदा नहीं खुश हमारे इन हुक्मरानों से, हमें नया सिस्टम लाने की ज़रूरत। ये भी आइडियाज फैल रहे हैं ब्रॉन्ज एज वर्ल्ड में। इसी दौरान इसी दौरान हिटाइट स्टेट से ही रिपोर्ट्स आती हैं कि समंदर से एक ग्रुप आया जिनको सी पीपल कहा, और वो आए और उन्होंने हमारे शहर तबाह कर दिए और जला दिए। जब ये खबर पहुंचती है इन स्ट्रेंज लोगों की, तो सारी ट्रेड जो है वो एकदम से डिक्लाइन करने लग पड़ती है। सारे बॉर्डर्स, जो सारी कौम है वो अपने बॉर्डर्स बंद कर लेती हैं, ट्रेड एक दूसरे रोक देती हैं, सारे डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। फौजें अपनी तैयार करने लग पड़ते हैं इन सी पीपल के खिलाफ, क्योंकि इनकी खबर पहुंचती जा रही है कि ये आए हैं कहीं से और ये किसी कौम को नहीं छोड़ रहे, और ये दड़ादड़ शहर तबाह कर। इसी दौरान जो माइसिनियन ग्रीक्स हैं जो कि ब्राउन में है, वो बता उनके वहाँ माइसिनियन ग्रीक्स के जो सर्वाइवर्स हैं ना, वो पहुंच रहे हैं इधर लेवेंट के अंदर, जो कि हिटाइट स्टेट्स हैं, और इजिप्शियंस के पास। और वो आके बता रहे हैं कि हमारे पे तो हमला जो हुआ है ना, वो हमारे पे तो ग्रीक्स ने हमला कर दिया है। माइसिनियन ग्रीक्स बता रहे हैं कि हमारे पे तो ग्रीक्स ने हमला कर दिया, जो डोरियंस कहा जाता है, जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है। वो एक खास तरह के ग्रीक्स थे जो कि थोड़े जाहिल थे, वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, और उनकी जुबान भी थोड़ी सी डिफरेंट थी, ये लेकिन थे ग्रीक्स। तो ये वेस्ट से आए और उन्होंने, माइसिनियंस ने बताया कि हम पे उन्होंने हमला किया और हमारी पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया, हमारे शहर जला दिए। और हमारी जो कौम है ना, वो कुछ कश्तियों में बैठ के इधर पहुंच गई है इजिप्ट और हिटाइट्स की तरफ, और कुछ जो रहते कूदते लोग हैं वो पहाड़ों में जाके छुप गए। ठीक है। मीन वाइल सी पीपल भी हमला कर रहे हैं। अब पोजीशन बिल्कुल इस तरह की हो गई है। और बिकॉज शहर पे शहर तबाह हो रहा है, तो ये रिफ्यूजेस, जो जो शहर तबाह हो रहा है वहां से रिफ्यूजेस ब्रॉन्ज एज वर्ल्ड में आ रहे हैं, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। रेड एरो शो कर रहा है सी पीपल के हमले, और आग उन्होंने दिखाई है टू शो के सिटीज डिस्ट्रॉय हो। सो रिफ्यूजीज आ रहे हैं इन एरियाज में क्योंकि उनके शहर तबाह हो गए हैं।
और जब रिफ्यूजीज आते हैं तो कुछ को तो अलाउ किया जाता है कि वो शहर में दाखिल हो जाएं, सिविलाइजेशन अलाउ करती हैं अपने अंदर आने के लिए। लेकिन मोस्ट सिविलाइजेशन खुद इतना वो उनके रिसोर्स डिप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि कहत साली वाला मसला भी है, सॉइल डिग्रेडेशन भी पीछे पे मसले पे हो रही, तो सारा कुछ ऐसे हालात हुए हुए हैं कि वो अब बाहर से बंदे नहीं ले सकते। तो उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम तुम्हें दाखिल नहीं होने देंगे रिफ्यूजीज को, आप कहीं और जाकर एरियाज ढूंढें। कुछ रिफ्यूजीज तो खामोशी से वापस चले जाते हैं, और कुछ रिफ्यूजीज और गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो इतने डेस्परेट हुए हैं कि वो भी बगावत शुरू कर देते हैं, वो भी लड़ना शुरू कर देते हैं कि हम अपने हमें जगह दो रहने की। और साइप्रस में जो आइलैंड है उसके ऊपर जो माइंस है जहाँ से हमारा मेन कॉपर आ रहा था, ब्रॉन्ज एज का मेन कंपोनेंट ब्रॉन्ज बनाने के लिए, वो माइंस छोड़ दी जाती हैं बिकॉज हिटाइट्स के पास अब ना रिसोर्सेज हैं वो माइंस को चलाने के लिए, और ना उनको खतरा है कि सी पीपल आ रहे हैं, तो हम डिफेंस के लिए अपनी फौजें तैयार करें, ना कि अब अपनी माइंस करें। और वो अपने हथियार और अपना जो स्टोरेज है वो इन साइप्रस के आइलैंड की माइंस में रखा आते हैं ताकि वो बाद में आके लेंगे। बट उनको लिटिल डिड दे नो कि वो कभी वापस नहीं आ सकेंगे और कभी वो इस एरिया को दोबारा इन माइंस को विजिट नहीं कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम जब बगावत भी हो रही है बाहर से भी रिफ्यूजीज की, उधर से सी पीपल भी आ रहे हैं, और अंदर से भी मैंने बताया अनरेस्ट बढ़ रहा है बिकॉज हुकूमत से लोग तंग आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि अब सिस्टम गिराने का टाइम आ गया। और फिर अल्टीमेटली सी पीपल आखिरकार आके हिट करते हैं हिटाइट स्टेट्स के ऊपर, और वो अटैक करते हैं इजिप्शियन स्टेट्स के ऊपर। और ये और एक कौम दूसरी कौम की हेल्प नहीं कर पाती, इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाती है बिकॉज ये अब ट्रेड कोई कर ही नहीं सकता, सारे अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबको नफसा नफसी हुई हुई है, और कोई मदद नहीं आ रही किसी की बिकॉज सारे अपनी अपनी जंगें लड़ रहे हैं। एंड प्लस ये है कि जो सबसे बड़ा वेपन था इस दौर का, जो कि चैरियट्स थी जो हम इस्तेमाल करते थे, वो सी पीपल के खिलाफ बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि सी पीपल समंदर में कश्तियों से हमला करते हैं और कश्तियों पे आके हमला करते हैं, तो शोर पे चैरियट्स का कोई फायदा ही नहीं है। आप एक बीच के ऊपर चैरियट चला ही नहीं सकते, हमारी बड़ी बड़ी जो वेपन ऑफ वॉर है, जो हमारा टैंक है, वो यूजलेस हो गया। और जो हमारी चैरियट्स हम भेज रहे हैं वो धड़ाधड़ तबाह हो रही हैं, और हम नई चैरियट्स बना नहीं सकते तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, और हमारी माइंस अब बंद हो चुकी हैं, और हमारी फौज में फौजी मरी जा रहे हैं, और हम नई फौज तैयार करने के काबिल नहीं है अभी, बिकॉज हमें टाइम लगता है। और एज चैरियट्स गेट्स डिस्ट्रॉयड तो सिटीज पे सिटीज तबाह हो रहे हैं, बिकॉज जो सी पीपल है वो आखिरकार सिटीज के अंदर दाखिल हो गए। वो जितने रिजर्व थे, जितनी स्टोरेज थी क्रॉप्स की, जो थोड़ी बहुत ही रहती थी, जो कि फैमाइन के दौरान भी, कहत साली के दौरान भी कुछ बचे थे रिसोर्सेज, वो भी जला दिए उन्होंने, वो भी तबाह कर दिए। और इससे लार्ज स्केल फैमाइन इस सारे एरिया में लैंड के फैल जाते। फेमाइन फैलती है तो साथ ही साथ डिजीज फैलती है, डिजीज फैलती है तो गवर्नमेंट्स बिल्कुल ही टूट जाती हैं, बिकॉज एक तो हमले भी हो गए, एक इंस्टेबिलिटी भी हो गई, आखिर डिजीज की सिचुएशन में बगावत होगी, फुल स्केल लोगों ने भी बागी हो गए, और हुकूमतें अपनी अपनी गिरा दी। हुकूमतें गिरी, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट गिरी, और कमांड इकॉनमी उसके साथ गिर की, क्योंकि टॉप डाउन इकॉनमी थी। जब इकॉनमी गिरी तो प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गई, कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, ब्रॉन्ज का कोई हथियार नहीं बन रहा, ब्रॉन्ज का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहा। और फिर ये सारा कुछ जब क्यूमुलेट हुआ, तो एक जो पूरी ब्रॉन्ज एज है वो फ्रॉम अराउंड 1150 BC में पूरी तरह कोलैप्स कर गई, और डार्क एजेस शुरू हो इसके बाद। और इसमें हुआ ये कि जो इजिप्शियंस थे वो सरवाइव करके, और सीरियंस थे वो सरवाइव करके, डैमेज उनको भी हुआ, बट अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द ब्रॉन्ज वर्ल्ड, जो कि हिटाइट स्टेट्स थी, माइसिनियन ग्रीक्स थे, वो बुरी तरह उनके लैंड जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, और वो कभी दोबारा इससे अगले 300-400 साल तक रिकवर नहीं कर सके। एंड इट टुक देम एटलीस्ट नेक्स्ट 500 years बिफोर वो खड़े हुए और उन्होंने दोबारा इन एरियाज में डेवलपमेंट शुरू। अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, ऐसे हमारा मेन लेक्चर का पार्ट कवर होगा। इजिप्शियन और कौन सी दूसरी सिविलाइजेशन सरवाइव किए? सीरियन। एसीरियंस जो एसीरियंस सीरियन। जो उधर थे, ग्रीन कलर में हमने देखे थे, जो कि हाँ जी। मेसोपोटामिया के इलाके। और कोई सवाल हो ताकि हम फिर अपने अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें एंड पे, जिसको हमने बिल्ड किया। चले, आई थिंक अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं किसी का।
तो मैंने अब ये आपको ब्रॉन्ज एज का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, ब्रॉन्ज एज के collapse के बारे में भी आइडिया होगा, जो भी क्वेश्चन हो वो फिर आप ग्रुप में पूछ लेना। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था ऑफ द डे, जिस उससे हमने लेक्चर शुरू किया था, वो ये था कि ब्रॉन्ज एज की वर्ल्ड हमारी दुनिया से कितनी ज़्यादा सिमिलर, जैसी दुनिया में आज हम रहते हैं, हाउ सिमिलर वॉज ब्रॉन्ज एज। बट बिफोर दैट क्वेश्चन, इससे पहले एक पॉइंट जरूर मैं डिस्कस कर लूँ कि सारे collapse में जो हमने अभी तक बातें की, उसमें एक और फैक्टर भी था, और वो फैक्टर बड़ा ही जरूरी है सोचने के लिए। वो ये था कि ये तो सब कुछ हुआ होगा यकीनन, बिकॉज हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं इन चीज़ों के, कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स आए हैं और बाकी हमारे पास एविडेंस है। लेकिन जब एक शहर जंग की वजह से तबाह होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी उसका डिस्ट्रक्शन जो है ना, वो डिफरेंट तरीके से नजर आता है। तो वो ये है कि आपको जो बिल्डिंग्स मिलेंगी ना, उनके अंदर आपको एरोज लगे नजर आएंगे, ठीक है। आपको जो डेड बॉडीज हैं, जो आपको स्केलेटन्स मिलेंगे, उनके अंदर एरो के पीसेज या तलवारों के या किसी नेज़ों के पीसेज नजर आएंगे, जब एक शहर इस तरह तबाह होता है। और जब एक शहर किसी जलजले या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से तबाह होता है ना, तो उसकी जो वॉल्स है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ गिरती हैं, मतलब वो एक एंगल पे गिरती हैं। आपको डेड बॉडीज जो हैं वो ज्यादा मिलती हैं, बिल्डिंग्स के नीचे गिरी मिलती हैं, और उनके ऊपर निशान से जो होते हैं कि वो क्रश हुई हैं। तो ब्रॉन्ज एज की जब सिविलाइजेशन के इन एरियाज को विजिट किया गया ना, और आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि ओके, ऑल ऑफ दिस कुड हैव हैपेंड, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये भी था कि इस दौर में शदीद जलजले आए बिटवीन 1200 टू 1100 BC, स्पेशली इस पीरियड के अंदर। और जो है ना, इस एरिया में स्पेशली 1225 BC से लेके 1175 BC के अंदर, इस लेवेंट के सारे इलाके के अंदर ना अर्थक्विक्स आए। और अर्थक्विक एक स्पेशल अर्थक्विक का फिनोमिना है, जिसको अर्थक्विक स्टॉर्म कहा जाता है, अर्थक्विक का तूफान। अर्थक्विक का तूफान जो है वो एक जियो फिजिसिस्ट हैं, एमोस नोरन ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ 50 साल पहले, कि एक ऐसा जलजला आएगा कि वो चेन में आते हैं जलते, कि एक बड़ा जलजला आता है और उसके बाद एक ही प्लेट के ऊपर जमीन की लाइन में ना, अगले आने वाले 10 सालों में जलजले पे जलजला आई जाता है, एक से बढ़ के। और ये पूरी जैसे डाउन द फॉल्ट लाइन जिसको कहते हैं ना, चैनल के अंदर पूरा ये जलजले आते हैं, और ये 10 साल आते रहते हैं। तो उनको एविडेंस मिला कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जलजले भी आए। सो पहले सी पीपल भी थे, ट्रेड डिस्ट्रप्शन भी थी, सारे इश्यूज हमने पढ़े, बट अलॉन्ग विद दैट जलजले भी इस दौर में आए। और यहाँ पे कहत साली का पॉइंट मैंने जब डिस्कस किया, तो अगर आप देखें कि हजरत यूसुफ की जो कहानी है, जो कुरान पाक में सूरह यूसुफ में हमें मिलती है, तो जिफ्ट में कहत साली आई हुई है अक्सर। तो कुरान हमें इसका एविडेंस बहुत क्लियरली देता है, बिकॉज हमारे पास इतना हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है अवेलेबल ऑफ कहत। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा आइडिया है हमें कि कहत साली आई होगी यकीनन, लेकिन हमें सूरह यूसुफ से पता चल जाता है कि इस दौर में कहत साली जरूर आई थी। कुरान बता रहा है कि इजिप्ट में और थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक ईस्ट ईस्ट की वर्ल्ड में कहत जो आया हुआ था, फेमाइन आई हुई। और वो पूरी हजरत यूसुफ की स्टोरी उस कहत के ऊपर ही रिवॉल्व अराउंड करती है, उनकी जो लेटर पार्ट ऑफ हिज स्टोरी। अब इस सारे को समझने के बाद हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये था कि कितनी सिमिलर है ब्रॉन्ज एज की वर्ल्ड। तो इसको इस लिहाज से देखा जाए, ऑब्वियसली आप अपने पर्सपेक्टिव्स बनाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक सिंगुलर सिविलाइजेशन थी जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है आज की, तो ये हमने देखा कि ये इंटरकनेक्टेड थे। इन्होंने तरक्की भी की अपनी इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से और अपने राब्तों की वजह से, लेकिन उसी राब्तों ने, उन्हीं रास्तों की वजह से, उन्हीं कनेक्शन की वजह से इनका सिस्टम कोलैप्स भी किया। और मोस्ट हिस्टोरियंस यही कहते हैं कि इनकी इंटरकनेक्टेडनेस वजह बनी इनकी अल्टीमेट कोलैप्स। इनका कोलैप्स ही हुआ इस वजह से था कि इनका ये एक दूसरे से इस लेवल के कनेक्टेड थे कि एक पीस गिरा, सारे पीसेस गिर गए। और इन्होंने सिस्टम जो बनाए थे जितने, वो भी ऐसे एक दूसरे लिंक्ड थे, इंटरलिंक्ड थे, कि एक पीस उसमें मिस हुआ, गवर्नमेंट हटा दिया आपने, तो आपने सारा सिस्टम गिरा दिया। आपने अपनी इरिगेशन सिस्टम अच्छे से अच्छा भी हो जाए तो आपका सिस्टम गिर जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट हटानी है, क्योंकि ये सिस्टम इस बेस पर बनाएगा। और हमारे पास आज जिस हम दुनिया में रहते हैं, वो भी बहुत ही सिमिलर है इन दिस वे। आज हमारी गवर्नमेंट ही सिस्टम डिक्टेट करती है सारा हमारा जो वर्ल्ड, और हमारी जो इकोनॉमीज हैं वो इस तरह बेस हुई हुई है कि एक पीस। और हमारी तो इकोनॉमी, इनका तो सिर्फ ईस्ट में था ना दुनिया, इनकी तो जो ईस्टर्न वर्ल्ड थी, लेकिन आज हम ग्लोबली एक सिस्टम में रह रहे हैं। इनका ईस्टर्न सिविलाइजेशन थी, आज हम ग्लोबल सिविलाइजेशन के अंदर रह रहे हैं। और उस ग्लोबल सिविलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि हम इस लेवल के इंटरकनेक्टेड हैं कि एक जगह मसला आता है, चाइना में एक वायरस आता है, वो पूरी दुनिया में फैल जाता है और लाखों लोगों को मार देता है। ठीक है, यूरोप के अंदर एक बंदा मारा जाता है 1914 में, और पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के अंदर चली जाती है। और जापान के अंदर भी जंग होती है और अमेरिका के अंदर भी जंग होती है, क्योंकि यूरोप के अंदर
बॉस्निया के अंदर एक प्रिंस मारा गया। फिर एक बंदा जर्मनी में उठता है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग और मरते हैं, यहूदी भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, क्रिश्चियंस भी मरते हैं, क्योंकि एक जर्मनी का एक बंदा था जिसका नाम हिटलर था, उसकी वजह से कितने लोग मरे। तो इस लेवल की कनेक्टिविटी ने हमें जितनी तरक्की भी दी है, उस कनेक्टिविटी ने हमें दिखाया भी है बार बार कि हम उस ब्रॉन्ज एज कोलैप्स की तरह हम भी, हमारी कनेक्टिविटी हमें नुकसान भी देती है और बार बार देती है। एक बीमारी फैलती है तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैलती है। एक जगह ट्रेड का इशू हुआ, किसी का पेट्रोल सप्लाई कर रहे थे, उन्होंने पेट्रोल की सप्लाई रोकी या गैस की सप्लाई रोकी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। ठीक है, रशिया और यूक्रेन की वॉर है तो वो रिपल्स फेंक रही है पूरी दुनिया के ऊपर, अफेक्ट कर रही है। और वट एवर इज हैपनिंग, एक एक पीस, एक एक लड़ी इस तरह ये कनेक्टेड है कि एक इधर एक मसला होता है तो वो चेन में करती है। अब ब्रॉन्ज एज के अंदर क्या था कि बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो गई साथ साथ और एकदम सिस्टम कोलैप्स कर गया। उसी तरह अगर आज के दौर में भी, ये तो एक बीमारी है ना, तो एक बीमारी है और मतलब सॉरी एक अभी तो हमने एक बीमारी को देखा या वॉर्स को देखा है ना, लेकिन आप खुद इमेजिन करें जो जैसे कि ये लार्ज स्केल पे होने लग पड़े, बीमारी भी आए और साथ कुछ जैसे ही सारे फैक्टर्स मिक्स हो जाए, जैसे कहत साली भी और जलजले भी, और ये किस लेवल का ग्लोबल डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगी, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन कनेक्ट है तो सारा बिल्कुल जिस तरह ब्रॉन्ज एज गिरी थी आके, उसी तरह हम दोबारा गिर सकते हैं। और स्पेशली ये कि हम कहते हैं ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अरूज है, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसका अरूज है उसका कोलैप्स भी किसी टाइम भी आ सकता है, बिकॉज ब्रॉन्ज एज में ईस्टर्न सिविलाइजेशन का कोलैप्स आ चुका है, किसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का भी किसी टाइम कोलैप्स आ सकता है। और हमने इस्लामिक सिविलाइजेशन का भी कोलैप्स देख लिया हिस्ट्री के अंदर, जो लेटर एजेस में आता है, वो उनके अपने करतूतों की वजह से आता है, लेकिन आया। और इसके बाद ये है कि इन सारे कोलैप्सेस को भी देख के ये है हमारे लिए अल्टीमेट बात कि जब हम पढ़ते हैं ना हदीसें जिसमें हम देखते हैं कि हजरत इमाम महदी हैं, वो तलवारों से लड़ रहे हैं तो ऑन, और हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहाँ बॉर्डर्स नहीं है, जहाँ पे तलवारें इस्तेमाल हो रही हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर बम नहीं इस्तेमाल हो रहे, तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि दुनिया इस कुरान और हदीस तो हमें यही बता रही है कि दुनिया का एक सिस्टम दोबारा कोलैप्स करना है। जैसे ब्रॉन्ज एज कोलैप्स की थी, उस तरह सिविलाइजेशन ने दोबारा कोलैप्स करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये ग्लोबल सिविलाइजेशन ने, और एक नई एक बैकवर्ड दुनिया में जाती। जैसे ब्रॉन्ज एज का डार्क एज शुरू हुई थी, अगर अब कोलैप्स आया तो उससे भी बदतर हालात हो जाएंगे, हम आयरन एज में सीधा जाएंगे, बिल्कुल आयरन इस्तेमाल हो रही होगी और कुछ नहीं हो रहा होगा। तो वी आर ऑल्सो सिटिंग एट दी एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, किसी टाइम भी जो हो सकता है। ये था आज का लेक्चर। अभी कोई कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट ऐड करना हो तो आप कर लें।